नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना महामारी को रोकने के लिए आगे की रणनीति 96 आवर्स के भीतर होने वाली 38 बैठकों में बनेगी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के वरिष्ठ साथियों के साथ बैठक कर इसकी बाकायदा शुरुआत कर चुके हैं और रविवार को भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के साथ एक मैराथन बैठक हुई और इस बैठक में कई ऐसी बातें की गई, कई ऐसी मांगें अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी गई, जिससे साफ है कि पूरा दिल्ली एक तरह से कोरोना महामारी से परेशान है, हलकान है और वो चाहता है कि सरकार कुछ करे, क्योंकि देश की जनता अब अपने राष्ट्रीय राजधानी को लेकर के मुश्किलों के दौर को देख रही है। आने वाले 16 जून को और 17 जून को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधानों से जो बातचीत होगी, उसके बाद जो कुछ भी तय होगा उसका ये सीधा सीधा मतलब निकाला जाएगा कि अब वो रणनीति बनने जा रही है जिससे हम कह सकते हैं वो कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग होगी। लेकिन इस जंग के परिप्रेक्ष्य में इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि हमारा जो रिकवरी रेट है, अर्थात कोरोना पॉजिटिव्स अगर हैं तो वो ठीक भी हो रहे हैं ज़्यादा की संख्या में, लेकिन पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है और इस बढ़ने और ठीक होने के अंतराल में जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि कोरोना महामारी का प्रकोप कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। देश की आर्थिक नगरी मुंबई पूरी तरह से हलकान है और देश का दिल कहे जाने वाला दिल्ली भी पूरी तरह से परेशान है। ऐसे में ये जो 96 घंटे की बैठक प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ हो रही है, उसके मायने क्या हैं और आगे की जो रणनीति बनेगी उसके क्या मायने हैं और जो गाइडलाइंस बन रही है उसके क्या मायने हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं प्रवीण तिवारी जी, जो बराबर कोरोना के घटनाक्रम पर पूरी नजर रख रहे हैं। अशोक शुक्ला हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राहुल लाल जो आर्थिक और राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। वास्तव में इसके पीछे पूरी रणनीति जो बन रही है उसके मायने क्या हैं वो भी इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं प्रवीण तिवारी जी से। प्रवीण तिवारी जी, हम एक कदम आगे जा रहे हैं, तो क्या लग आपको रहा है कि हम कोरोना को पूरी तरह से परास्त करने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए दिवाकर जी। सबसे पहले तो हमें इन स्थितियों को समझना होगा जो हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यप्रणाली को अब हम बखूबी समझने लगे हैं और मैं लगातार उनके काम को भी फॉलो कर रहा हूं, उनके मंत्रालयों को, और मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा आशान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि आपको उनके काम के तरीके में सबसे पहले देखना होगा कि वो नारों में, छोटे-छोटे नारों में तब्दील करते हैं अपनी बात को। जैसे उन्होंने कहा आपदा में अवसर। तो आपने एक जो बातें कही हैं उसमें एक डर तो दिखाई देता है, निश्चित तौर पर हम सबके मन में है, सब घर में घुसे हुए हैं। एक तरफ हमको आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना है या दोबारा उसको खड़ा करना है मजबूती से, दूसरी तरफ हमें देखना है कि लोग मरे ना, उनकी ज़िंदगी बचे, अस्पतालों के हालात हम ये सारी डरावनी भयावह चीज़ें हैं। लेकिन इस अवसर शब्द को भी पकड़ कर रखिए जो बड़ा सकारात्मक है। इस सब में अवसर क्या हो सकता है? इस सब में सबसे बड़ा अवसर ये है कि भारत पहले से बेहतर होने जा रहा है। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि यहाँ पर हम सिर्फ कोरोना महामारी क्या है, कितनी खतरनाक हो सकती है, इसको लेकर अब दुनिया के सामने बहुत सारे फैक्ट हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके का इम्यूनिटी सिस्टम और किस तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश का है, उसके आधार पर यह तय हो रहा है कि कोरोना महामारी हमारे लिए कितनी घातक साबित हो रही है। हमारे लिए से मेरा मतलब है किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के लिए। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव तेंदुखेड़ा के कम्युनिटी सेंटर में कोरोना के पेशेंट ठीक हो जा रहे हैं और एलएनजेपी में हम सड़ी हुई लाशें देख रहे हैं जलगांव के। या अभी अशोक शुक्ला आपको बताएंगे कि किस तरीके से मुंबई में और जलगांव में और कई महाराष्ट्र के अस्पतालों में क्या हालात बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ से छोटे छोटे गाँव में या कम्युनिटी सेंटर में हम अच्छे हालात देख रहे हैं। तो ये बात तो हो गई कोरोना फाइट की, यानी हमारे पैनिक सिचुएशन या अस्पतालों की बदहाली हमें ज्यादा मारती है बनिस्बत कोरोना वायरस के। कोरोना कितने लोगों को होकर निकल गया, कितने लोगों को होकर निकल जाएगा, इसका हमें अंदाजा भी नहीं लगेगा कई बार, लेकिन इसका डर बहुत लोगों को मार देगा। और इसके डर में, क्योंकि शुरुआत में हमें इसके बारे में पता नहीं था
ये कितना घातक हो सकता है। हम सिर्फ आंकड़े देख रहे थे कि चाइना में खत्म, इटली में खत्म, अमेरिका में खत्म, और क्या होगा अगर भारत में आ गया तो हम तो संभाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब हमें लॉकडाउन का थोड़ा सा अवसर मिला, उसके बाद में हमें धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि इसके भी क्रैक्स हैं। इसके वैक्सीनेशन का कोई अब दिवाकर जी इंतजार नहीं कर रहा है जैसे पहले बेसब्री से किया जाए। वैक्सीनेशन आ भी जाएगा तो क्या, फ्लू का, सर्दी जुकाम का आज तक वैक्सीनेशन नहीं आया, बुखार से कितने लोग मरते हैं उसका वैक्सीनेशन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमने बीमारियों के बीच में लड़ना और जीना सीख लिया। बांग्लादेश में 10 लाख लोग मलेरिया से मर जाते थे, आज मलेरिया होने से कोई डरता नहीं है या मरता नहीं है। मरते भी होंगे लेकिन उससे उस तरह का भय नहीं है कि आपको ऐसी कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। कुल मिलाकर ये इतना जो मैंने बात कही, इसका कहने का मकसद ये था कि कोरोना को हम समझने लगे। अब आइए दूसरे मोर्चे पर जिसके लिए आपने बैठकों की बात की है। जो आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है उसमें से 25,000 करोड़ रुपए सिर्फ एमएसएमई सेक्टर के लिए रखा गया है। आत्मनिर्भरता का मतलब ही ये बताया गया है कि इस 25,000 करोड़ का इस्तेमाल एमएसएमई यानी छोटे उद्योग या 25 करोड़ तक का जो कारोबार कर रहे हैं, ये 25 करोड़ का कारोबारी आपको बड़ा लग सकता है कई कई मौकों पर, लेकिन ये बहुत छोटे कारोबारी होते हैं। इन कारोबारियों के जरिए बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। हमारा इंपोर्ट आज भी बहुत सारी चीजों में इतना डिपेंडेंट है, आज भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे इंपोर्ट को घटाने का समय आ गया है। हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी जो होनी चाहिए, जो हम जानते हैं, कई लोगों के ज़हन में सवाल आता है, भाई आप डेयरी के मामले में दुनिया में नंबर 1 चल रहे हैं, दुग्ध उत्पाद में, आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? हमारे यहाँ एफएमसीडी टाइप्स की बीमारियां हैं जानवरों में जिनकी वजह से हमारा सामान बाहर नहीं खरीदा जाता। उनके वैक्सीनेशन पर पैसा लगाकर ग्रामीणों को पशुपालन में जोड़कर आप एमएसएमई का एक बहुत बड़ा सेक्टर खड़ा कर सकते हैं। इसी को बदलते हुए अब एमएसएमई की परिभाषा को बदल दिया गया है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी एमएसएमई के साथ, जो सर्विस सेक्टर जो है उसका, उसको भी जोड़ दिया गया है, यानी कि अब वो आसानी से लोन ले सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी धीरे धीरे इस चीज पर काम कर रहे हैं कि कैसे वो इस पैसे को ऑर्गेनाइज करते हुए अलग अलग जगहों पर रोजगार को डेवलप करें। ये जो मुझे अभी जो ऑथेंटिक तौर पर जानकारी, देखिए इसके क्रियान्वयन पर और ये कितनी तेजी से फलीभूत हो जाएगा, इन सारी चीजों पर तो हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बट जो अभी विजन है और जो आपने कहा इतनी तूफानी मीटिंग्स चल रही हैं, तो ये मीटिंग्स कोरोना के को लेकर किस तरह के इंतजामात है, कैसे छोटे छोटे कोविड अस्पताल बन सकते हैं, या मैंने तेंदुखेड़ा का आपको एग्जाम्पल दिया एक छोटे से गांव का, उस तरह से कम्युनिटी सेंटर में जो 85 से 90% केसेस हैं उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है कि जिनको सिर्फ मॉनिटर किया जाए, या जिन पे ऑक्सीजन की कमी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको मॉनिटर किया जाए। तो इन चीजों पर काम होगा और साथ ही साथ में उद्योग धंधों को बढ़ावा देकर आर्थिक स्थितियों को पटरी पर लाने पर काम होगा। तो ये दो पहलू हैं जिनको लेकर ये सारी बैठकें हो रही है। प्रवीण जी, आपने पूरी तरह से एक नया पक्ष रखा है कि इस बातचीत में कोरोना को खत्म करने के लिए गाइडलाइंस भी बनाई जाएंगी, लेकिन जान है जहान है का जो नारा है उसके साथ प्रधानमंत्री अगर अनलॉक 1 की स्थिति है तो उसको भी प्रभावी बनाने के लिए और साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाने के लिए वो संकेत दे रहे हैं और जो आगामी बैठक होगी उसमें बातचीत कर रहे हैं। अशोक शुक्ला जो हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, परिस्थितियां तो मुंबई की भी खराब हैं, पूरे महाराष्ट्र के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री से जो मुख्यमंत्री से की बातचीत होगी उस बातचीत में क्या ऐसी बातें रखी जा सकती हैं और क्या ऐसे सुझाव दिए जा सकते हैं जिसको प्रधानमंत्री मानकर मानेंगे और एक समवेत जो गाइडलाइन बनेगी उसको फॉलो कराएंगे, क्योंकि सब राज्य के मुख्यमंत्री अब लगभग प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले कह भी चुके हैं। देखिए, जहाँ तक अगर मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पर कोरोना पूरे अपने उफान पर है, पूरे चरम पर है। लोग कह रहे थे कि धारावी से विस्फोट हुआ है, धारावी से जो है बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी विपरीत अब दिखाई दे रही है। वो धारावी से निकल करके अब अंधेरी, सबब इलाके, बोरीवली, दहिसर तक को फैलता जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो अस्पतालों में जगह नहीं रह गई है। हालांकि सरकार, बीएमसी दावा करती है कि बहुत सारी सुविधाएं हैं। बीकेसी को जो है पूरी तरीके से आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। सुविधाएं बहुत सारी की जा रही हैं, लेकिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूं पिछले 1 जून से कभी 1200 तो कभी 1500, कभी 1800, ये मुंबई के आंकड़े हैं पॉजिटिव पेशेंट के। और जहां तक मरने वालों का सवाल है वो करीब 90 से लेकर के और 110 के बीच में प्रतिदिन जा रहा है। तो हालांकि ये जो मीटिंग का दौर है, जो उद्धव ठाकरे ने, कल मेरी बातचीत हुई थी उनके प्रशासनिक अधिकारियों से, उनका साफ कहना है कि मुंबई शहर में जब से अनलॉक 1 खुला हुआ है तब से लोगों को ज्यादा परेशानी भीड़ से हो रही है।
वजह ये है कि जो लाखों आदमी जाते हैं रोजगार के लिए, जो बेस्ट बस सर्विस है उसमें जो है पूरी तरीके से खचाखच भरी रहती है। डिस्टेंस के बावजूद लोग नहीं मानते हैं, जिस बस में करीब 30-35 लोग जाने चाहिए उसमें 50 से 60 लोग जाते हैं। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी समस्या है कि उद्धव ठाकरे ने रेलवे मंत्रालय को एक पत्र लिखा हुआ है कि कुछ लोकल सेवाएँ चालू की जाएँ। क्योंकि जब तक लोकल सेवा चालू नहीं होगी तो जो डिस्टेंस मेंटेन किया जाना है, साउथ मुंबई के लोग बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तो अगर जी लोकल ट्रेन मुंबई की जो भीड़ है, आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो व्यवस्था चाह रहे हैं उद्धव जी, अगर हो भी जाता है तो क्या वो मेंटेन हो जाएगा? सरकार ही अकेले कोरोना से नहीं जीत सकती है। लोगों को अपने अंदर अवेयरनेस लाना होगा कि हमें कोरोना को कैसे हराना है। जिस तरीके से कल मेरी बात हुई, उन्होंने जिस तरीके से लोकल ट्रेन की डिमांड रखी है कि जो एसेंशियल सर्विस है, बहुत सारे लोग हैं 2-3 घंटे में बीएमसी ऑफिस पहुंचते हैं बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, उनके लिए ईजी हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर केम हॉस्पिटल में शिफ्ट चेंज होती है, उनको 8 बजे पहुंचना है, तो लोग 5-6 बजे घर से निकल रहे हैं। अगर ये लोकल सेवा शुरू हो जाएगी तो लोग 1 घंटे पहले निकलेंगे तो केम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी है ट्रेन में कौन जाएगा, ये कौन निर्धारित करेगा किसका एसेंशियल सर्विस में जा रहा है, कौन जॉब करने जा रहा है, कौन क्या करने जा रहा है। ये सबसे बड़ी मुंबई में उद्धव ठाकरे सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर ट्रेन भी बीच बीच में चालू की जाए, हालांकि रेगुलर नहीं चालू की जा सकती अभी, लेकिन अगर चालू करते हैं तो उसमें प्राथमिकता किसको दिया जाए, सबसे बड़े जो है मुद्दा इस समय मुंबई का यही है। राहुल लाल जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपनी अपनी बातों को और एक नया आयाम देने की कोशिश की, प्रवीण तिवारी जी ने और मुंबई के संदर्भ में अशोक शुक्ला जी। लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी हैं। प्रधानमंत्री पर निर्भरता बढ़ रही है लोगों की, क्योंकि विजन जो है वो प्रधानमंत्री का प्रभावी हो रहा है। ऐसे में एक कहते हैं ना महा एक्शन प्लान, अगर हम नाम दें तो महा एक्शन प्लान जो है वो लगभग 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, और जिसका दौर कल से ही शुरू हो चुका है। और आज अमित शाह और केजरीवाल जी के साथ बैठक हुई है, उसके भी सारे आप प्रारूप को देखे होंगे, उसके जितने भी पॉइंटर्स हैं वो भी आपने देख लिया होगा। मायने क्या है, जो एक्शन प्लान अब बनने जा रहा है वो किस तरह से अटैकिंग होगा कोरोना पर? देखिए, चूंकि कोरोना का जो संपूर्ण समस्या है वो नेशनल लेवल पे है, और ये बहुत अच्छी स्थिति है कि राज्य सरकारें फिर से केंद्र सरकार की तरफ देख रही है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री के स्तर पे जब इसमें प्रधानमंत्री जी सबों से बातचीत कर रहे हैं, एक एक व्यापक रहने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए एक नेशनल एजेंडा, अच्छे से एक नेशनल पॉलिसी तैयार की जा सकेगी। क्योंकि अभी हम लोगों ने उसी समय से देखा कि जब राज्यों को कुछ कुछ स्वतंत्रता दी गई, सबों ने अपने अपने हिसाब से शराब के दुकान खोलने शुरू कर दिया, तमाम दूसरी अन्य चीजें, पूरे देश भर में आपाधापी मचनी शुरू हो गई थी। तो ये इससे पता चल रहा है कि जब तक आप सेंट्रल ढंग से आप डिसीजन ले रहे थे, राज्यों से इनपुट लेना चाहिए, लेकिन पूरे देश के लिए एक नेशनल पॉलिसी स्थिति होनी चाहिए। जब राज्यों को अपने मन से आप करने के लिए दे रहे हैं तो कई जगह उनके व्यवहार जिम्मेदाराना पूर्ण नहीं दिखते हैं हम लोगों को। राहुल जी, अभी मैं दिल्ली का राहुल जी, मुझे लगता है कि मैं आपको याद दिलाऊं, राहुल जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको याद दिलाऊं, एक ऐसी परिचर्चा हुआ करती थी लगभग 10 दिन पहले कि राज्यों की समस्याएं उनकी अपनी हैं, उनको अपने हिसाब से डिसीजन लिए देना चाहिए। और इस पे काफी जो आलोचक हैं, समालोचक हैं, विश्लेषक हैं, वो यही कहा करते थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और अब ये स्थिति आई है कि केंद्र के गाइडलाइंस को राज्य फॉलो करें, और उसकी शुरुआत भी अरविंद केजरीवाल ने कर दी। ये जो राजनीति का जो विरोधाभास है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है लोगों को और मुश्किलों में डाल रहा है। नहीं, देखिए, इसमें हमारे विचार से जो कि संकट की इतनी बड़ी घड़ी है, तो इसको राजनीति के विरोधाभास के रूप में ना देख के देखिए, टीम इंडिया है, टीम इंडिया में माननीय प्रधानमंत्री सबसे सर्वोच्च जगह पे बैठे हुए हैं, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। अभी भी प्रधानमंत्री जो निर्णय ले रहे हैं, सबों से एक एक करके विस्तृत बातचीत कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से और मुख्यमंत्री से, और ये प्रक्रिया भी लगातार चलेगी। तो यही है मूल रूप से टीम इंडिया। तो इस तरह से जब पॉलिसी बनाई जा रही है, ये चूंकि देखिए जो स्थिति है अभी तक में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो आपने कहा कि उस समय तक राज्य डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों को अनुमति दिया जाए, लेकिन हम लोगों ने देखा कि राज्यों को जो स्थानीय स्तर पर जो स्वीकृति प्रदान की गई, उसका राज्यों ने अपने स्तर पर जो उनको एक बेहद अच्छा निर्णय लेना चाहिए, उस प्रकार के अच्छे निर्णय लेने में वो विफल रहे। मैं राहुल जी आपको रोकना चाहूंगा यहां पर। प्रवीण जी, बात वहीं पर है कि एक कदम हम आगे जा रहे हैं तो 2 कदम पीछे जा रहे हैं। और ये जो हमारी व्यवस्था है, केंद्र की अपनी सोच
और उसके बाद राज्यों का ये आरोप कि केंद्र जो है हमारे ऊपर थोप रहा है। आखिर में ये स्थिति आ गई जब दिल्ली में महाविस्फोट की स्थिति है, तो महा एक्शन प्लान की तैयारी जब हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल को भी कहना पड़ा कि केंद्र के गाइडलाइंस को मानने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। साल की पॉलिटिक्स को देख रहा था और इन दोनों की पॉलिटिक्स में ये मतलब एलजी की पॉलिटिक्स कहना तो गलत होगा, इतना संवैधानिक पद है, लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया कि दिल्ली से बाहर से आने वाला यहाँ पर इलाज नहीं करवा सकता। ये कहना ही बेवकूफी और बिल्कुल सही बात है। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था जब अरविंद केजरीवाल ने ये एक बहुत सेफ गेम खेला। उन्होंने ये कहकर ये कर दिया कि उन्हें पता है, जब वो जानते हैं कि 5 लाख से ज्यादा संक्रमित होने वाले, 80,000 से ज्यादा बिस्तरों की जरूरत पड़ने वाली है, ऐसे में वो ये क्या इतनी बात कहकर निकल जाएंगे? अब वो सारा इंतजाम कर लेंगे क्या अकेले? अगर मान लीजिए वो बाहर से नहीं लाएंगे तो 80,000 का इंतजाम खुद कर लेंगे बिस्तरों का, केंद्र की मदद के बिना कर। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी को लेकर कई बार नेताओं को एहसास होता है बाद में कि एक सेंसिटिव, या जैसा मैं राहुल जी ने जो बात कही उसका समर्थन करता हूं, ये देश की बात है, इसको तो राजनीति में खींचने वाली कोई बात ही नहीं। आप देख रहे हैं बिहार के इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव अंदर से बैठे बैठे ट्वीट मार रहे हैं, नीतीश कुमार के समर्थक अपनी जगह पर ट्वीट मार रहे हैं। बिहार की राजनीति जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है वह गर्माती जा रही है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं भी राजनीतिक मोर्चे पर किसी तरह की कोई बयानबाजी या टिप्पणी की है? ममता बनर्जी ने क्या क्या नहीं कहा है। वो ममता बनर्जी से मिलने पश्चिम बंगाल में जाते आपने कहीं देखा कि उनकी तरफ से कोई राजनीतिक बयान? I consider him as the best leader I have ever seen, मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी क्राइसिस को मैनेज करते हुए किसी नेता को कभी नहीं देखा था जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने किया। रियली सैल्यूटिंग। मैं कोई बात सच है उनका तो फिर आज मेरी बात सुन लीजिए, आज फिर शाह के साथ जो बैठक होती है तो 4 मांगे प्रमुख रखी जाती हैं, और वास्तव में अगर आम आदमी के संदर्भ में देखा जाए तो वो मांगे जायज हैं। अस्पतालों की पर्याप्त व्यवस्था हो जो कोविड से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हो। इतने दिन से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री गृह मंत्री के साथ चर्चा में यह बात कह रहा हो। दूसरी बात, जो टेस्टिंग सुविधा हो वो और सस्ता बनाया जाए, इसकी दरकार सबको है, और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के बाद इलाज की व्यवस्था हो। तो ये सारी बुनियादी सुविधाएं पिछले 5 या 6 बैठकों से यही हो रही हैं, तो बात कहां आगे बढ़ रही है ये हम जानना चाहते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पहली चीज, हेल्थ जो होता है वो राज्य का विषय होता है, और केंद्र ने कभी मना नहीं किया कि ये हमारा विषय नहीं है या केंद्र सरकार का। और मैं कोई केंद्र सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं दिवाकर जी बहुत स्पष्ट कर दूं, लेकिन मैं सराहना करता हूं केंद्र के इस वक्त के काम की। निश्चित तौर पर कोई क्रिटिसिज्म की चीज होगी तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये क्रिटिसिज्म का समय है। राज्य सरकार जब विफल होती है और राज्य सरकार देखती है कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है, आपको पता है पश्चिम बंगाल में मौतों का आंकड़ा कहां से आ रहा था? जहां से दिल्ली से आ रहा है, और वो जगह क्या है? शमशान घाट के आंकड़े पश्चिम, और ये मेरी खबर थी जिसको बहुत लोगों ने पश्चिम बंगाल में काफी शेयर किया, और उसके बाद में मुझे ये मैसेज किए कि आपको ममता बनर्जी कहीं पकड़वा ना दे, इस तरह का भय है। और मैं ऑथेंटिक वहां पर जो मर गए हैं उन लोगों की खबर को पेश कर रहा हूं। आप देखिए इंटरनेट पर जाकर, वो काफी लोगों ने उसको शेयर किया कि किस तरीके से केमिस्ट की बातचीत हो रही है और किस तरीके से वहां पर शमशान घाट से। और यही दिल्ली की कल की खबर है कि दिल्ली में शमशान घाट से जो एमसीडी के आंकड़े आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग आ रहे हैं, जो केजरीवाल सरकार दे रही है वो अलग। तो ये राज्य सरकारों की विफलता और सफलता की बात नहीं, ये शब्द कहना भी, चलिए मैं कहता हूं एक तरफ रखिए इसको। जब क्या होता है, कई बार हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं जिसके पास हमें लगता है कि हाँ ये बंदा किसी विजन के साथ में काम कर रहा है। तो आपने अपनी डिमांड रखना शुरू कर दी। हेल्थ सेक्टर आपका है, आपको मजबूत करना चाहिए था, आपको ये कोशिश करनी चाहिए थी कि हेल्थ सेक्टर में आप ये भी बात रखते कि हमने ये प्रयास किए। निश्चित तौर पर आपने वो कम्युनिटी क्लिनिक्स जो मोहल्ला क्लिनिक्स आपने खोले थे, उन मोहल्ला क्लिनिक्स के तर्ज पर कोविड-19 के, मैंने भी एक सजेशन दिया था कि आप कोविड-19 के छोटे छोटे अस्पताल बना सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 में 85% केसेस में बड़े अस्पतालों में मरीज को जाने की जरूरत है ही नहीं। आपने अभी दिवाकर जी ये बात बोली टेस्ट के बारे में, क्या आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे पहले ये बात रखी गई थी कि जरूरत से ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। उनके समर्थक कह रहे हैं, ऑफिशियल बातें कह करके और पीछे ली जा रही है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, राहुल लाल जी कुछ कहना चाहते हैं। राहुल लाल जी आप अपनी बात रखिए। देखिए मैं यही कह रहा हूं, देखिए इस समय एक जो केंद्र सरकार के स्तर पर जो नीति बन रही है उसको लेके मैं आशान्वित हूं। इसलिए आशान्वित हूं कि चूंकि अब तक जो अलग अलग राज्य सरकारों ने प्रयास किए हैं वो प्रयास सराहनीय स्तर के नहीं।
इसलिए नहीं है। अगर इसमें आप अलग अलग किसी भी राज्य सरकार को देखिए, चाहे वो बीजेपी शासित हो, कांग्रेस शासित हो या अन्य प्रकार के राज्य भी हो, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर टेस्ट के मामले की बात करते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि हर राज्य में टेस्ट की गति को शुरुआत में बढ़ाया गया, लेकिन जैसे अगर वहां मामले ज्यादा तेज गति से दिखते हैं तो टेस्ट की गति को घटाया, एक तरह से आंतरिक तौर पर घटाने के प्रयास होते हैं। आप प्रवीण जी बिल्कुल सही बात कर रहे थे। जो मामले मृतकों की संख्या है, आप कहीं पे भी जाइए, जो राज्य सरकार मृतकों की संख्या घोषित कर रही है और जो शमशान घाट और कब्रिस्तान से जो आंकड़े मिल रहे हैं, वो हर जगह वो चौंकाने वाले हैं। वो उसमें कम से कम 4 से 5 गुना का अंतर हर जगह हो रहा है। वो छोटे से जिले में भी अगर कहीं पे हम लोग चले जा रहे हैं, झारखंड में भी कई जगह हमने बातचीत की, कई जगह मध्य प्रदेश में भी लोगों से बातचीत की, हर जगह वही चीज निकल रहा है कि अगर किसी शमशान घाट पे एवरेज रूप से पहले कितने जा रहे थे और अभी कितने जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल एक पता चल जा रहा है, क्योंकि कोविड के केसेस को अलग से शमशान घाटों पर रजिस्टर किया जा रहा है, लेकिन वो राज्य सरकार के आंकड़ों से तालमेल नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब है कि राज्य सरकारें इस त्रासदी को अकेले से नहीं संभाल पाई। साथ ही साथ दिवाकर सिंह जी, हम लोगों को यह भी समझना चाहिए कि इस समय देश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार संचालित हो रहा है और इसमें समस्त केंद्र सरकार के पास शक्तियां भी हैं कि वो सारे निर्णय ले सकती है। और ऐसे तो खैर उनको जबरन निर्णय लागू कराने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि सारे राज्य सरकारें भी चाहती हैं कि वहीं से गाइडलाइन आए और हम लोग उसी के अनुसार चले जो है। लेकिन अगर इस स्तर पर, यानी इस बार जो नीति निर्माण हो रहा है, अगर उस राज्य सरकार लागू करने में हीला हवाली करती है, तो फिर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में उन्हें जो शक्तियां मिली हैं, वो उनको जबरन लागू कराए। जबरन लागू इस चीज को भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जी, मैं यहाँ रोकता हूँ। स्थिति अशोक शुक्ला जी अब ये आ गई है कि केंद्र ही प्रभावी होगा, राज्य की मनमानी नहीं चलेगी। आप उस राज्य से हैं और खास करके मुंबई से आप बिलोंग करते हैं। उद्धव ठाकरे जी का जो नजरिया है और जो रणनीति है आगामी 16 और 17 जून की बातचीत को लेकर के क्या रहेगा? क्योंकि देखिए एनसीपी भी साथ है और कांग्रेस भी साथ है। किस रणनीति पर आगे चलेंगे? उद्धव जी प्रधानमंत्री के साथ होंगे या वो भी केजरीवाल जी की तरह मांग रखेंगे? क्योंकि बात तो केंद्र के गाइडलाइंस को मानने की है, इसीलिए महा एक्शन प्लान का जिक्र जो है फिलहाल जनसत्य न्यूज कर रहा है। अशोक शुक्ला जी, देखिए दिवाकर जी, जहां तक अभी तक की बात है, जब से 24 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से लेकर के अब तक आज 14 जून की बात करें, अभी तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी के अनुरूप महाराष्ट्र सरकार चल रही है। क्योंकि हालांकि ये जो है कुछ पैसों को लेकर के बातचीत थी और कहीं न कहीं योगी को लेकर के बीच में काफी मतभेद हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, कोरोना की बात करें, लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इसको लेकर के पूरी तरीके से केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर महाराष्ट्र सरकार चल रही है। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने अभी कल की मीटिंग में 2-3-4 बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं जो लोगों के हित में है। जैसे यहाँ पर अपने दूसरे सहयोगी कह रहे हैं कि कोविड जो है टेस्ट उसकी जांच कम हो रही है। मुंबई शहर में जब धारावी का इश्यू हुआ था, तब बहुत तेजी से यहाँ पर जांच प्रक्रिया चल रही थी, टेस्टिंग ज्यादा चल रही थी। लेकिन बीच में बात ये हुई कि जो जिसको सिम्टम्स नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, कोई परेशानी नहीं, उसका जांच करके आखिर फायदा क्या होगा, कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। इसलिए मुंबई शहर में फिर जांच की रफ्तार थोड़ी सी स्लो कर दी गई। अब जा करके दोनों बहुत ज्यादा जांच नहीं हो रही, लेकिन सिम्टम्स लोग खुद सामने से हॉस्पिटल में आ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। तो कल ऐसा हुआ कि क्यों ना प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो है जांच की जिम्मेदारी दी जाए। अब तक जो है 4,500 से 5,500 कोविड टेस्ट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ जिसको एथराइज किया गया था वो चार्ज कर रहे थे, जिसके चलते उसको 2,200 रुपए कल महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरीके से डिक्लेयर किया कि अगर आप जो है आपको डाउट है कि मुझे कोरोना हुआ है, तो आपको बीएमसी अस्पताल में आने की जरूरत नहीं है, आप अपने नजदीकी पैथोलॉजी में जाके हॉस्पिटल में जाकर के आप जांच करवा सकते हैं 2,200 रुपए में। सबसे बड़ी राहत की बात है। दूसरी बात, कल जो है कल की मीटिंग में महाराष्ट्र सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके 80% बेड को रिजर्व कर लिया है अपने लिए, और अगर वहां पर कोई भी पेशेंट जाके अपना ट्रीटमेंट कराता है तो उसको जो है एक कैप लगा दिया है कि आप जो है 7,000, 7,500 और 9,000 से ज्यादा, यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा
नहीं, ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने कल डिसीजन लिया है जो काफी फायदेमंद होगा मुंबई वासियों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए। हाँ, कुछ गाइडलाइन ऐसी हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की बात करें, रेलवे की बात करें, और भी जो सुविधाएं हैं उसको केंद्र की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार महाराष्ट्र सरकार चल रही है। ठीक है। तो अब हमारे पास समय बहुत कम है, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हम हैं। तो ऐसे में लास्ट क्वेश्चन बनता है प्रवीण जी, हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि वास्तव में जो 17 तारीख को फाइनल मीटिंग हो जाएगी, जो कल से शुरू हुई है, 96 घंटे पूरे हो जाएंगे, बैठक, वार्ता और उसके द्वारा लिए गए कुछ पॉइंटर्स, उसके बाद जो लिए जाएंगे निर्णय, वो एक्शन प्लान वास्तव में हो क्या सकता है और क्या ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो पूरे देश में एक साथ प्रभावी होंगे? देखिए दिवाकर जी, मैं आपको इस तरह की मीटिंग्स के विषय में बता दूं। ये मीटिंग्स आमतौर पर ऐसी नहीं होती हैं कि वहां पर हम आप जैसे बैठे हैं ऐसे चर्चाएं शुरू हो गई कि हाँ भाई आप बताइए, हाँ भाई आप बताइए, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड और उसके लिए इनपुट लिए गए हैं बाकायदा टीम्स, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की हो, आईसीएमआर आपका लगातार काम कर रहा है, आपके साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आपका आयुष मंत्रालय चाहे आयुर्वेद और अल्टरनेटिव मेडिसिन पर काम कर रहा हो, या जो WHO से आपको इनपुट में, आप तो डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। सो डेफिनेटली हमारे पास दुनिया भर के इनपुट्स ऑलरेडी मौजूद हैं और दुनिया में जिन जिन लोगों ने लोगों को खोया है, अपने लोगों को खोया है, जिन्होंने इस क्राइसिस मैनेजमेंट करने को जो जो तरीके अपनाए हैं, वो सारी चीजें अब दुनिया के सामने है। इसको प्रभावी तरीके से कैसे लागू करना वो महत्वपूर्ण है। लेकिन हम तो लॉकडाउन में थे, हम लॉकडाउन में सेफ थे। अब लॉकडाउन खोलना जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं हो सकता है, आपको कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। और ये कोरोना ऐसा भी नहीं है कि अभी सर्दी आई कि गर्मी आई कि बरसात आई तो चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इस वायरस के साथ में रहना है, जैसे कि हमने पोलियो का उन्मूलन किया, जैसे कि हमने बड़ी माता जिसको कहते थे, चिकन पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, इनके खिलाफ हमने बड़ी लड़ाई लड़ी। तो WHO की पहली टिप्पणी थी जब कोरोना आया था कि आप लोगों ने इन बड़ी बड़ी बीमारियों और वायरस को हराया है, तो आपको अनुभव है कि कैसे आप तरीकों से। और देखिए हमारे गांव में शीतला माता की आज तक पूजा होती है, तो हमारे यहाँ पर विश्वास भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसको बहुत लोगों ने अंधविश्वास भी बना दिया, बट मैं उसको विश्वास इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे यहाँ पर चीजों को इंड्यूस करना है। अब आधुनिक विज्ञान हमारे साथ में है, तो गांव में जाना और गांव में भी अर्थव्यवस्था को और स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाना। अच्छी बात यह है कि गांव के हालात उतने खराब नहीं है जितने शहरों के हालात खराब है। बेशक वहां पर अस्पतालों की वो व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर संक्रमण का भी ये हाल नहीं है। और मैंने आपको शुरुआत में टिप्पणी की थी, आपको कोरोना वायरस नहीं मार रहा है, आपको पैनिक मार रहा है, आपको अव्यवस्था मार रही है। इस पैनिक और अव्यवस्था, अब आपके सवाल का जवाब, इस पैनिक और इस अव्यवस्था को खत्म करना ये सरकार की प्राथमिकता है और सरकार ने इसी को लेकर आपका कह लीजिए महा एक्शन प्लान या एक्शन प्लान बनाया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत संक्षेप में, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गांव में पहले लोहार, नाई और सारे के बढ़ई सब कुछ मिला करता था, वो सब माइग्रेट होकर रोजगार लेने के लिए आ गए। गांव जो है उसमें वो लोग रह गए जो कि शहर जा नहीं सकते थे। अब ये सारे के सारे भागते हुए वापस अपने गांव गए हैं। गांव में उनको रोजगार देना प्रधानमंत्री का बड़ा विजन है। और आप देखिएगा MSME सेक्टर से कई फैक्ट्रीज गांव में लगने वाली है आने वाले 2 से 3 सालों। राहुल जी, प्रवीण जी ने उसके आर्थिक पक्ष को भी बहुत बेहतर तरीके से छुआ है और MSME का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के जो गाइडलाइंस हैं और केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उस पर बहुत ही बारीकी से उन्होंने नज़र डाली है। आपका क्या कहना है कि जो महा एक्शन प्लान अगले हफ्ते आ रहा है वो क्या हो सकता है, बहुत संक्षेप में? देखिए, महा एक्शन प्लान के अंतर्गत हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि सरकार और बाकी जो राज्य सरकारों ने भी जो अपने इनपुट दिए होंगे उसमें जरूर उन्होंने, जो 22 मार्च से जनता कर्फ्यू चला है और उसके बाद से सबों के पास अपने अपने एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने, हर एक किसी ने अपने अपने फ्रंट पे लड़ाई लड़ने का कोरोना से प्रयास किया है, तो उसमें आखिर क्या विफलताएं रही, क्या सफलताएं रही, वो सारे चीजों को रखा जाएगा। एक इस समय जो अच्छी समाचार जो इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में थोड़ी हम लोगों को गति देखने के लिए मिल रही है, वहां पे थोड़े डिमांड्स उभरने शुरू हो रहे हैं, तो इसको अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो काफी एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज कि अभी जो हमारा इंडस्ट्री था वो, उसको भी वहां से हम लोगों ने निर्यात जो है कि दुनिया को बढ़ाया है, तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग हिस्से में कुछ कुछ हम लोग गतिविधियां प्रारंभ कर रहे हैं। राज्य सरकारों की एक बड़ी मांग थी, हमें लग रहा है कि इस महाबैठक के बाद वो भी पूरी होगी। उनका यह कहना था कि कोरोना जैसा संकट आ गया है और कोरोना से पहले ही उन लोगों को नवंबर तक ही GST के रिफंड मिल पाए, तो उसके आगे के महीने का GST रिफंड नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने कई संकेत दिए हैं कि जल्द ही उन लोगों को बकाया GST के पैसे भी दे दिए जाएंगे।
तो ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिससे मैं काफी इसको सकारात्मक रूप में देख रहा हूं, क्योंकि ये अब पुराने सारे मामलों का एक आखिरी एक बड़ा शानदार एक नीतिगत उसका निर्णय निचोड़ होगा। हम लोगों के बिल्कुल, पास आने की संभावना है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिए। देखिए यहाँ पर मैं प्रवीण जी ने जो बात रखी अर्थव्यवस्था वाली, वो बहुत अच्छी तरीके से बात रखी। जो मीटिंग चल रही है, जो एक्शन प्लान कल आने वाला है प्रधानमंत्री का, मेरा भी मानना है कि उनका फोकस यही है कि जो मजदूर यहाँ से शहर से पलायन गांव कर गए हैं, और वो बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो जिन परिस्थितियों में गांव गए हैं, वहां से अगर समझ लो इनकी सैलरी यहाँ पर 20,000 कमाते होंगे मुंबई शहर में, तो अगर उनको वहां पर 7,000 रुपए भी अगर मिल जाएगा या 8,000 रुपए भी मिल जाता है गांव में, तो वो खुशी से वहां पर काम करना बेहतर समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपना पूरा परिवार छोड़ करके अकेले आते हैं और 10 बाई 12 के रूम में यहाँ पर काम करते हैं और 20,000 रुपए सैलरी मिलती है। तो अगर उनको 8,000 रुपए सैलरी मिल रही है, गांव में 8,000 रुपए कमाते हैं और परिवार के साथ घर का नेचुरल पानी मिल रहा है, घर की सब्जी मिल रही है, तो वो मुंबई की तरफ रुख नहीं करेंगे। और खास करके अगर हम चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, अगर वहां पर लोकल कुछ सुविधाएं लगा दी गई या इंडस्ट्री लगा दी गई, या खुद उनको खुद स्वयं रोजगार, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार योजना के तहत बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो वो अपने घर पर बैठ करके कम पैसे में आराम से इंडस्ट्री करके उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है ट्रेनें बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अशोक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, और प्रवीण जी ने तो पूरे इस महा एक्शन प्लान और इस बैठक का जो जिस्ट है उसके आर्थिक पहलुओं को छुआ। और राहुल लाल जी, आपने भी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जो बैठक कल से प्रधानमंत्री की शुरू हुई है और अगले 17 तारीख तक चलेगी, उस बैठक के मायने क्या हैं, जनसत्य न्यूज ने आज उस पर चर्चा कर ली है, जिसके मायने हैं कि न सिर्फ स्वास्थ्य के पहलुओं पर बल्कि उन आर्थिक पहलुओं पर भी चर्चा होगी, जिसके कारण जान है तो जहान है का प्रधानमंत्री का नारा आगे बढ़ेगा। और इसके मायने सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कोरोना के साथ अब हमें जीना भी सीखना होगा, कोरोना को हराना भी होगा, और साथ ही साथ कहीं से भी पैनिक नहीं होना होगा, घबराना नहीं होगा, क्योंकि कोरोना को हमको उसी तरह लेना होगा जैसे हम कोई आम बीमारी लेते हैं। लेकिन इसके मायने ये नहीं कि हम जो एहतियात बरत रहे हैं उसमें कोई कमी लाएं। क्यों? कि बचाव ही सुरक्षा का एक बेहतर उपाय है। लेकिन हमें पूरा भरोसा रखना होगा कि हम 130 करोड़ के भारतवासी पूरी तरह से कोरोना को हराएंगे। सरकारें पूरी तरह से तत्पर हैं और एक न एक दिन कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। इसी विश्वास के साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।